पहले के ज़माने में भी और आज भी शेयर मार्केट को एक कुछ लोग जुआ मानते थे। अभी शेयर मार्केट एक जुआ नहीं है बल्कि वो एक साइंस है। आपकी सोच हमेशा लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं है इधर कि आप 10,000 डालें तो अगले दिन ही उसका 1 लाख बन जाएगा। किसी कंपनी के शेयर अगर खरीदने हो या फिर आईपीओ लेना हो तो कौन सी बेसिक चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। कोई भी एक न्यूज़ आ गई, जो चीज़ सेल नहीं करना चाहिए वो फटक से सेल कर देते और फिर अपने पैसे लूज कर देते मार्केट करेक्शन में। उसको 100 रुपीज़ पे सेल करके 100 रुपये का अपना लॉस ये कर देते हैं। जो पेशेंस वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, 100 पे उसको बाय करते हैं। झुनझुनवाला सर थे, अपने हर्षद मेहता सर थे, वो टाइम के बिलियनियर्स है। ये शेयर्स नहीं खरीदते, वो बिजनेस खरीदते। 22, 23, 25 साल के लड़के जो अभी नया नया जॉब शुरू किए हैं, नया नया कमाना शुरू किए हैं, तो उन्होंने डे 1 से ये इन्वेस्टमेंट्स और इन सब के बारे में उनका क्या नज़रिया होना चाहिए। और आप हमेशा अपने सैलरी से कुछ ना कुछ तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करो, जैसे कि SIP हो गई या किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में डालो। दैट्स इट। अगर आप डाइवर्सिफाई करते हो स्टॉक्स का, मेरी गारंटी है कि आप एब्सोल्युटली % ऑफ रिटर्न स्टॉक्स में से निकाल सकते हो। करंट सिचुएशन जो है गोल्ड की, जैसे उसका फ्लक्चुएशन देखा जाए, फिर उसका जो ग्राफ तो हमेशा बढ़ रही है, तो उसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना जायज़ होगा या नहीं। गोल्ड, सिल्वर, जो भी कमोडिटीज़ है ये टेम्पररी डाउन्स हो सकते हैं बट परमानेंटली कभी नहीं। USA, UK, आप कहीं भी बाहर जाओ तो वहाँ पे गोल्ड चीज़ नहीं है। वहाँ पे लोग बोलते हैं कि XCU चाहिए और डिजिटली लेते और डिजिटली खरीदते। इंडियन फैमिली के पास बहुत ज़्यादा लॉकर में गोल्ड पड़ा हुआ है जिसका कुछ वैल्यूएशन ये नहीं है। साईं इतना दीजिए जाम कुटुम समाए, साईं इतना दीजिए जाम कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। नमस्कार, इस अनफिल्टर्ड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश जैन और मेरे साथ है मेरी कलीग डॉक्टर रश्मि शाह। दोस्तों, संत कबीर ने यह बात लगभग 500 साल पहले कही थी और तब यह बात उचित भी थी। लेकिन आज के दौर में क्या सिर्फ 2 वक्त का खाना कमाकर आप एक खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं? जी नहीं। आज के दौर में जहाँ आपके आमदनी और आपके खर्चे का तालमेल नहीं हो, जहाँ आपकी आज की आमदनी, आपकी तनख्वाह महीना ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाती हो और आपके आमदनी का पलड़ा हमेशा आपके खर्चे के पलड़े के ऊपर हो, तो आज के दौर में यह असंभव है। तो कोई करे तो क्या करे? तो कैसे कोई अपने पैसे बचाए, कहाँ निवेश करे, कि क्या करे कि उनके पैसे की वृद्धि हो, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो? तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए और आपके हर मसले का हल खोजने के लिए हमने आज हमारे पॉडकास्ट पर एक एक्सपर्ट को आमंत्रित किया है और उनका नाम है मिस्टर ओमकार जोशी। जोशी सर ने MBA फाइनेंस किया हुआ है और लंदन से उन्होंने MS फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में डिग्री हासिल की है और उनकी गुलफारा नाम से खुद की कंपनी भी है। लेकिन वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इट्स अनफिल्टर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट मिस्टर ओमकार जोशी सर के साथ। लेकिन उसके पहले सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि पहले के ज़माने में भी और आज भी शेयर मार्केट को एक कुछ लोग जुआ मानते थे, तो ये सही में एक जुआ है या फिर ये लोगों की नासमझदारी है कि कैसे क्या किया जाए इस शेयर मार्केट में? कैसे होता है ना कि शेयर मार्केट जुआ है या बिजनेस है, ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है। आज भी अगर आप 50 या 60 साल के अगर किसी इंसान के पास जाओगे और उसको पूछोगे कि शेयर मार्केट क्या है, तो वो एक ही एडवाइस देगी कि बेटा इन्वेस्ट मत करो, कि ये जुआ है। ऐसा क्यों बोल रहे हो लोग? क्योंकि पहले ज़माने में लोगों ने बिना किसी एडवाइस के, बिना किसी लर्निंग के, किसी के टिप के ऊपर, या किसी ने बोल दिया कि ये स्टॉक के ऊपर निवेश करो, ऐसा बोल के उधर इन्वेस्ट कर दिया और अपने पैसे गंवाए हैं। बिल्कुल। तो इसलिए यही एक रीज़न है जिस वजह से शेयर मार्केट एक जुआ है, जो एक सट्टा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। बट अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। अभी क्या हो रहा है, अभी इसके रिलेटेड थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है। अभी शेयर मार्केट एक जुआ नहीं है बल्कि वो एक साइंस है। अच्छा। अगर आप किसी भी एक कंपनी का अच्छे से फाइनेंशियल्स एनालिसिस करते हो, उसका चार्ट्स पढ़ते हो, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये शेयर्स में हो रहा क्या है।
अगर ये आप समझ के सोच समझ कर आप अगर इन्वेस्ट करते हो किसी भी चीज़ में, तो आपको ये जुआ नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा एक साइड इनकम आपके लिए बन सकता है। अच्छा, क्या बात है, सही। सर लेकिन ये साइड इनकम के चक्कर में बहुत से लोग व्हाट्सएप के कुछ कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, व्हाट्सएप पे ये बताया, इस वीडियो में वो बताया। तो एक मिडिल क्लास इंसान ने अपने पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट करके उसमें अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए क्या करना चाहिए? सी अभी ये जो आप बोल रहे हो ना, नॉट ओनली व्हाट्सअप बट टेलीग्राम, ये भी एक बहुत बड़ा चैनल है जिसके ऊपर बहुत सारे ऐसे फेक ग्रुप्स है। मतलब ये देख के इतना बुरा लगता है कि वो जो ऑपरेटर होता है ना, किसी भी चैनल का एक ऑपरेटर होता है, वो बोलता है कि XYZ स्टॉक बाय नाउ। तो आपने जैसे जो मनी माइंडेड लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, जाके सीधा उधर इन्वेस्ट कर देते, वो स्टॉक नीचे से चला जाता है, फिर ये जुआ बन जाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा गलत चीज़ अभी मैं देख रहा हूँ। रिसेंटली 3 या 4 साल में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और बहुत सारे लोगों के पैसे उसके ऊपर जा रहे हैं। तो अगर किसी को भी अगर इन्वेस्ट करना है तो मेरा एक ही कहना है कि आप पहले वो चीज़ को समझो। अगर आप कार चलाते हो तो कार चलाने के पहले आप कार सीखते भी हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सीधा जाके आप ड्राइविंग तो नहीं करते ना, पहले तो आप उसको सीखोगे और फिर ज़्यादा जाके ड्राइव करोगे। करेक्ट। सो यही सेम चीज़ हर एक बिजनेस में है। अगर नॉट ओनली शेयर मार्केट, अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, पहले वो बारे में आप थोड़ा तो स्टडी करोगे, वो बारे में आप स्टडी करते हो। बट शेयर मार्केट में कोई आपको एक बोल देता है, कोई एक टिप बोल देता है, आप सीधा जाके उसके ऊपर पैसे लगाते हो, फिर आप शेयर मार्केट को ये बोलते हो कि यार ये जुआ है, ये सट्टा है, उनको तो दोष देते हैं, उनको बिल्कुल। दोष देते हो। उसमें शेयर मार्केट की क्या गलती है? ये तो एक अखंड समुद्र है, बिल्कुल। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है, उसमें बड़े बड़े लोगों के पैसे हैं और लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट कर करके आज बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे गए हैं। तो एक ही मेरा कहना है किसी भी मिडिल क्लास लोगों के ऊपर कि यार आप किसी भी टिप्स के ऊपर मत जाओ। आप किसी भी चीज़ अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कोई एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ढूंढो, उसके थ्रू आप एक रजिस्टर्ड एक्सपर्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है कि बहुत सारे ऐसे अनरजिस्टर्ड लोग हैं जो बिल्कुल। आपको एडवाइस देते हैं, उनके भी पीछे मत जाओ। पहले वो चीज़ को सीखो। आप ज़्यादा पहले, जब मैंने 7-8 साल पहले ये चीज़ चालू की थी तो इतना नॉलेज नहीं था, मुझे गूगल पे वगैरह जाके सर्च करना पड़ता था। अभी इतने सारे टूल्स अवेलेबल है, इतने सारे न्यूज़ के चैनल्स अवेलेबल है जिसके ऊपर आपको पता चलता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं। तो बिल्कुल, आप ये बिल्कुल। करें। तो यही बात मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो युवा लोग हैं, यंग जनरेशन जो है, उनका मैंने काफ़ी देखा, ऑब्जर्व किया है कि वो बहुत बार ऐसा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करते हैं, लेकिन रिस्क बहुत है। उनको झटपट बनी जो बोलते हैं ना कि झटपट पैसा चाहिए होता है, तो ये रिस्क फैक्टर उसमें कितना है और आप उनके लिए क्या कहेंगे? सी इन्वेस्टमेंट अलग है, ट्रेडिंग अलग है। आप बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि मैं जाके इन्वेस्टमेंट करता हूँ 20,000 10,000 वॉट एवर द कैपिटल बराबर। में भी, तो जाते हैं ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन कर देते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रोकर्स इंडिया में हैं और कोई बोलता है कि यार ये शेयर अभी कैसा होता है ना, ये फील्ड में मैं एक आपको सच बात बोलता हूँ, इसमें पेशेंस नाम की एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपकी सोच हमेशा लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। बराबर। ऐसा नहीं है इधर कि आप 10,000 डालें तो अगले दिन ही उसका 1 लाख बन जाएगा, ये चीज़ इधर नहीं होती है। इसमें पेशेंस रखना पड़ता है। तो गलत जो एडवाइस बाहर जो मार्केट में आ रही है कि यार आप ट्रेडिंग चालू करो, अभी ट्रेडिंग में कैसा होता है, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया कि आप किसी भी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म के लिए उसका वेट करते हो, जिसके आपके ऊपर एक अच्छा सा फायदा होता है। बट अभी क्या होता है, लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में क्या, वो स्टॉक में इंट्राडे करते हैं कि ये स्टॉक आज ही खरीदो आज ही बेचो, या फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस में कॉल बाय करो या पुट बाय करो। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ 99% लोग कर नहीं पाते। ओनली 1% पीपल आर सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग, क्योंकि उसका एक प्रॉपर साइंस है। उसके लिए आपको चार्ट्स में एनालिसिस करना पड़ता है कि हर एक स्टॉक का चार्ट क्या बता रहा है, और उसके ऊपर बहुत बड़े लेक्चर्स होते हैं, बहुत बड़ा उसका स्टडी है। मैंने खुद उसके ऊपर 8-9 साल स्टडी किया है, तब जाके मुझे सक्सेस मिला है। तो आज जो भी युवा है, तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी पैसा कमाने के पीछे मत जाओ। पहले तो आप इन्वेस्टमेंट सीखो, पहले की इन्वेस्टमेंट सीखो कि आप करना क्या चाहते हो। आपका एक टारगेट लेके आओ कि आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग करना है, ट्रेड विद स्मॉल कैपिटल। और जो भी स्मॉल कैपिटल है वो पहले सीखो, लर्निंग के लिए वो कैपिटल दो, और फिर तब जाके आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते बिल्कुल। ज़्यादा रिस्क लेने में कोई मतलब नहीं है, परखो दुश्मन को, सोचो समझो परखो और फिर हो। act यस, करो। फिर अटैक करो। बिल्कुल।
तो जब शेयर मार्केट गिरता है हम्म। तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं। यस। तो मार्केट करेक्शन या ये सब चीज़ें, ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो थोड़ा हमें आप समझाइए, या इसके रिलेटेड क्या कॉमनली टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं और उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है लेमैन के लिए। सी कैसा होता है ना, मार्केट करेक्शन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपको अगर पता रहेगा कि इंसान बीमार पड़ता है, तो बीमार पड़ता है तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। क्यों एंटीबायोटिक्स लेते हैं जब ज़्यादा बीमार पड़ता है? तो ताकि वो आगे जाके बहुत ज़्यादा फिट हो सके। बराबर। तो यही सेम चीज़ है जो मार्केट करेक्शन होता है ना, जो इंस्टीट्यूट पे जहाँ जहाँ बड़े बड़े लोग बैठे वो तो ज़्यादा हैप्पी होते हैं ये चीज़ के लिए, क्योंकि कोई एक स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल XYZ फूड कंपनी का स्टॉक है जो कि लोगों को 100 रुपये में लेना चाहिए था, बट अभी वो 300 पे ट्रेड कर रहा है, तो लोग वेट करते कि यार 300 का 150 तो आए ताकि मैं मेरे पैसे और ज़्यादा निवेश कर सकूं उसमें। बिल्कुल। तो यही चीज़ है। तो मार्केट करेक्शंस में पैनिक नहीं होना चाहिए। अभी लोग क्या करते हैं, जो मैं कॉमन जो प्रॉब्लम्स देखता हूँ कि मार्केट करेक्शन आता है, कोई भी एक न्यूज़ आ गई, लोग अपना फटक से सेल कर देते हैं। मतलब जो चीज़ सेल नहीं करना चाहिए वो फटक से सेल कर देते और फिर अपने पैसे लूज कर देते हैं मार्केट करेक्शन में। बट अभी तक जितना भी हिस्ट्री में हमने देखा कि कोविड का पीरियड देखा 2000 जब कोविड आया था, तो जब हमने कोविड का पीरियड देखा तो निफ्टी 15% डाउन गए थे, बराबर। बट उसके बाद वो 30-40% अप गए। मतलब वो टाइम पे डाउन साइड पे जो लोगों ने निवेश किया वो आज बहुत बड़े लेवल पे है, आज उनके पास बहुत अच्छा सा फंड है। तो यही चीज़ होता है कि मार्केट करेक्शन में पैनिक नहीं होना चाहिए। मार्केट करेक्शंस में हमेशा हमेशा अपना स्टॉक जो होता है उसको एवरेजिंग करना चाहिए और उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि ये करेक्शंस हेल्दी ही होते हैं। मार्केट क्यों गिरता है? क्योंकि कुछ ओवर वैल्यूएशन हुआ है, कुछ तो न्यूज़ आई है, बट इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं। बराबर। और चाहिए तो और डीप में अगर मैं इसकी तरफ जाऊँ तो आप सिचुएशनल अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हो। जैसे कि अभी रिसेंटली वॉर आया, वॉर में क्या हुआ, ऑयल बढ़ा, कोमोडिटी बढ़ा, तो यार सिंपल है, आप जाके ऑयल रिलेटेड स्टॉक, गोल्ड रिलेटेड स्टॉक 1-2 महीने के लिए ले सकते हो, उन्होंने भी आपको अच्छी प्रॉफिट दिए। बराबर। तो एक सिचुएशनल ट्रेडिंग करने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जो स्टॉक आप लो लेवल पे नहीं बाय कर सके वो एक बाय करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये सब अपॉर्चुनिस्टिक ही होता है जो मार्केट करेक्शन होता है वो। सर, जो इतना आपने बताया मार्केट जो करेक्शन है, एवरेजिंग वगैरह है, तो इस थोड़ा उसको और सिंप्लीफाई करके बताइए हमारे दर्शकों के लिए। ठीक है, मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि अभी एवरेज क्या होता है। कि अगर पर्टिकुलर स्टॉक अगर मैंने लिया है, एक 200 रुपये में मैंने लिया है, और अनफॉर्चुनेटली एक मार्केट का करेक्शन आ गया, जैसे कि अभी वॉर सिचुएशन आ गई, तो वो क्या हुआ, वो एक 100 रुपीज़ पे गया। अभी 200 रुपये पे मेरे पास 50 शेयर्स थे, अभी 100 पे गया। तो लोग क्या करते हैं, मोस्टली उसको 100 रुपीज़ पे सेल करके 100 रुपये का अपना लॉस ये कर देते हैं। बट जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पेशेंस वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, 100 पे उसको बाय करते हैं। तो 100 प्लस 200 उसका जो एवरेज होता है उतनी आपके पास क्वांटिटी आती है। बराबर बराबर। मतलब आपकी क्वांटिटी भी बढ़ती है और आपकी प्राइस भी एवरेज होती है। फिर ये जब सिचुएशन जब नॉर्मल होते हैं वॉर वाले, तो वापस वो स्टॉक 100 to 200 के ऊपर जंप करता है। बट आपके पास क्वांटिटी एवरेज होके कहाँ पर आई है, 140-150, तो आपका वापस 50 का प्रॉफिट हो गया, 50 इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एग्जैक्टली, सही। तो वही होता है एवरेजिंग। सर, और एक बात जाननी थी कि जब भी हमें किसी कंपनी के शेयर अगर खरीदने हो या फिर IPO लेना हो, तो कौन सी बेसिक चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए? ठीक है, अभी हमने देखा तो IPO का हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि कौन सा भी IPO आता है तो सबको खरीदना ही है, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग फंसते भी है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा एक अपना मोबाइल बैंकिंग का ऐप है जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, उनका एक IPO आया था, और वो IPO का इतना हाइप हुआ, सब लोग उसके ऊपर डालने लगे, और जब वो लिस्टिंग हुआ तो 50% डाउन में लिस्टिंग हुआ। बिल्कुल। तो लोगों के पैसे उधर वेस्ट हो गए। मतलब जो आए थे उसके आपका 50% ही वैल्यूएशन बचा आपका। तो वेट करो जब वो स्टॉक वो लेवल पे जाए, और वो स्टॉक साल 2 साल 3 साल वो लेवल पे गया ही नहीं, अभी तक भी नहीं गया। तो ये होता है। तो जो भी आकर आपको कोई भी IPO खरीदना है या कोई भी स्टॉक खरीदना है, तो पहले आप उसके बिजनेस को समझो। सपोज आपको एक फूड रिलेटेड कंपनी है XYZ, आपको उसका स्टॉक खरीदना है, तो पहले देखो कि उसके कॉम्पिटिटर्स क्या है, ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसका फाइनेंशियल्स आप लोगों को चेक करना चाहिए कि कंपनी को कर्जा कितना है। अगर कोई किसी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है
तो कैसे एक्सपांड करेगी, क्योंकि उनको लोन ही देना है। एक बहुत बड़ा एक सिम कार्ड का कंपनी है जो कि अभी ऑलमोस्ट गया ही है, इंडियन मार्केट का कंपनी है, बहुत बड़े ओनर का। तो वो कंपनी के खरीदार बहुत ज़्यादा है, मतलब वो सिम कार्ड ऑलमोस्ट सबके पास था, बट वो कंपनी के ऊपर इतना बड़ा कर्जा है, इतना बड़ा कर्जा है कि आज भी वो स्टॉक 7 या 8 रुपीज़ पे ही ट्रेड कर रहा है, बल्कि वो मिलियंस और बिलियंस डॉलर की कंपनी है। ओह, तो अगर आपको, मतलब आपने अगर वो नाम सुनकर वो पर्टिकुलर स्टॉक में डाल दिया कि यार ये बहुत बड़ा नाम है, और नाम सुनकर आपने डाल दिया, तो आपके पैसे उधर आपको वेट ही करना पड़ेगा जब तक वो बढ़ता नहीं है, बढ़ेगा और नहीं। बढ़ने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्ट है, कंपनी ऑलरेडी कर्जे में है, बराबर। उनको उनके कर्जे चुकाने हैं। तो आप, यही बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पहले चेक करो कि कंपनी कितने % प्रॉफिटेबल है, कंपनी के असेट्स चेक करो, कंपनी के लायबिलिटीज चेक करो। एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है मनी कंट्रोल नाम का, जो कि सब अवेलेबल है प्ले स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे। वहाँ पे आप अगर किसी भी कंपनी के स्टॉक्स के ऊपर चेक करते हो तो वहाँ पे फाइनेंशियल्स में आपको सब डिटेल्स आते हैं कि कंपनी का रेशियोज कितना है, उनका करंट रेशियो कितना है, कि कंपनी कर क्या रही है, कंपनी के अगले एक्सपांशंस क्या है, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स क्या है। ये बेसिक लेवल पे बहुत ईजी लैंग्वेज में उधर समझाया गया है। अगर आप वो पढ़ के उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेस क्या है, उसके थ्रेट्स क्या है, ये स्वॉट एनालिसिस होता है ना, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर वो आप वो पढ़कर आपको अच्छा लगे तो आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। बस यही देखो, ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बोली है वो आप वो चीज़ें देख सकते हो। बिल्कुल। सर हमारे पहले के जनरेशन तक सब लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का एक ही जरिया था, वो था फिक्स डिपॉजिट, एफडी। मतलब जब से वो शेयर्स का ये सब शुरू हुआ है तो अपने पहले के बड़े लोग कहते कि क्या तुम लोग ये सट्टे में पैसे लगा रहे हो, तो एफडी करो, या कोई ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम की जहाँ पे अश्योर तुम्हें पैसे मिलने ही वाले हैं। हम्म तो इसके बारे में मैं आपका ओपिनियन जानना See, चाहूँगी। आप जो जनरेशन की बात कर रहे हो एफडी वाले, वो टाइम पे भी स्टॉक मार्केट था। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं था कि स्टॉक मार्केट नहीं था। और वो टाइम पे जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि लेट झुनझुनवाला सर थे, अपने हर्षद मेहता सर थे, वो टाइम के बिलियनियर्स है। मतलब उनका कॉम्पिटिटर यूएस में भी नहीं था। मतलब इतना इंडियन मार्केट ने रिटर्न्स दिए, उन्होंने क्या किया, एफडी के अलावा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया, उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीद। ये लोग क्या करते हैं ना, उनका माइंडसेट क्या होता है ना, ये शेयर्स नहीं खरीदते, वो बिजनेस खरीदते हैं। ये कंपनी को एज अ बिजनेस ट्रीट करते हैं। कौन सी भी एक कंपनी है, अगर कोई एक एआई सेक्टर है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एक बहुत बड़ी है, तो वो देखते कि उसकी अपॉर्चुनिटी आगे जाने के क्या होने वाली है, तो आगे जाके उसकी अपॉर्चुनिटी है तो उनका वो उसमें ऊपर वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं, और जब वो कंपनी बढ़ती है तो उनका फ़ायदा होता है। तो एफडी में कैसा है, एफडी में पहले से ही 7 या 8% का अपने को इंटरेस्ट मिलता है। हाँ। बट आप अगर देखने जाओ तो इन्फ्लेशन आज 13 या 14% है। मतलब आप अगर एफडी में 1 लाख रुपए भी डालते हो तो इन्फ्लेशन के अनुसार आपको 14 या 15 हज़ार का रिटर्न आपके पास आना चाहिए, बट आपके पास कितना आता है, 6 या 7 हज़ार का। बराबर। और बहुत से रिटायर पर्सन भी एफडी करते हैं, 40 या 50 लाख का उनको कॉर्पस मिलता है, उसके एफडी पे उनको जो रिटर्न आते हैं उसके ऊपर उनको वापस टैक्स भी पे करना है। बिल्कुल। मतलब ये 4 या 5% का ही है। बट यही चीज़ अगर वो म्यूचुअल फंड में करते हैं तो म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देता है, एक अच्छा म्यूचुअल फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं, जो भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड होता है वो एक 13-14 इन्फ्लेशन को कॉम्पीट करने के लिए करता है। तो मेरा एक ही कहना है कि एफडी एक बहुत ज़्यादा आउटडेटेड सिस्टम हो गया। पहले पता है आपको, पहले शेयर्स जो खरीदते थे, जो 90s में शेयर्स खरीदते थे, अभी तो अपने को ऐप पे सब समझता है हाँ। कि अपने पास कौन से शेयर्स है। पहले तो पेपर पे लिख के आता था, वो एनएससी बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस पे जाके वो लिख के आना पड़ता था, फिर वो जाके उसका मोबाइल ऐप पे कन्वर्जन हुआ। तो उन्होंने भी चेंज किया ना, तो समय के साथ सबको बदलना पड़ता है। तो एफडी एक सेफ है, बहुत ज़्यादा सेफ चीज़ है, बट इन्फ्लेशन ही इतना बड़ा है तो एफडी आपकी कुछ नहीं कर सकती, ग्रोथ नहीं है उसमें, ग्रोथ ही नहीं है। बिल्कुल। आपका पैसा, जितना मैंने सीखा है फाइनेंस, पैसा हमेशा ग्रो होना चाहिए। सर और एक बात थी, जैसे एफडी की बात चली है, तो और एक बात थी कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो लोग काफ़ी सालों से पहले से करते आ रहे हैं, पर अभी करंट सिचुएशन जो है गोल्ड की, जैसे उसका फ्लक्चुएशन देखा जाए, फिर उसका जो ग्राफ तो हमेशा बढ़ रही है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि उसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना जायज़ होगा,
या नहीं, और सिल्वर भी। और सिल्वर भी, यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों की बात है। तो इसको आम आदमी अभी अगर इसमें निवेश करना चाहे तो उसका नज़रिया इसको देखने का कैसा होना चाहिए? यस, तो मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट टिप देता हूँ कि गोल्ड, सिल्वर, जो भी कमोडिटीज़ है ये टेम्पररी डाउन्स हो सकते हैं बट परमानेंटली कभी नहीं। ये चीज़ जो है ये उसका ग्राफ जो है वो बढ़ने ही वाला है। अभी वो गिरता कब है? अभी हम सुनते हैं न्यूज़ पे कि गोल्ड आज 5,000 से गिरा, 6,000 पे गिरा, क्योंकि उसके ऊपर ट्रेडिंग होती है। और ट्रेडिंग क्या होती है कि कोई लोग 1 लाख पे खरीदता है, 1,10,000 पे गया, एक बड़ा आदमी उसको सेल कर देता है, फिर वो जाके 1,05,000 पे आ जाता है। बट हम लॉन्ग टर्म में देखें कि उसके खरीदार बहुत ज़्यादा है। अगर किसी भी चीज़ का कोई एक खरीदार होता है तो वो कंपनी कभी डूबती नहीं है। ये तो कमोडिटी है, यहाँ पे लोगों की इमोशंस है। गोल्ड बोले तो एक इमोशंस अटैच होता है, सिल्वर बोला तो एक इमोशंस अटैच होता है। तो उसका ग्राफ ऑन गोइंग ही है। ये अगले 10 या 12 साल में मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर का प्राइस गोल्ड से भी ज़्यादा रहेगा। अच्छा, मैं तो ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ओह। जितना मैं चार्ट्स पे देख रहा हूँ कि सिल्वर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है गोल्ड से भी। क्योंकि कोमोडिटीज़ जो होती है ना, कोमोडिटीज़ इंडिया वालों के लिए तो इमोशंस है, बाहर उसके ऊपर इजीली ट्रेडिंग होती है। मतलब हम एक फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, उधर डिजिटल गोल्ड अवेलेबल है। अच्छा। और उसका मतलब जैसे हम इधर गोल्ड बोलते हैं उधर उसको XAU बोलते हैं। अच्छा, या XAU नाम का एक इंडेक्स होता है। XAU मीन्स गोल्ड ओवर देयर इन USA, UK। आप कहीं भी बाहर जाओ तो वहाँ पे गोल्ड चीज़ नहीं है, वहाँ पे लोग बोलते हैं कि XAU चाहिए। बराबर। और अच्छा, शॉप्स पे भी तो लेते ही है, बट उसका डिजिटली लेते हैं वो लोग, और डिजिटली लेते और डिजिटली खरीदते हैं। उनकी इमोशंस उधर नहीं है। अभी हमारे इंडियन फैमिली के पास बहुत ज़्यादा लॉकर में गोल्ड पड़ा हुआ पड़ा है, हुआ है। जिसका कुछ वैल्यूएशन ये नहीं है। अगर आप सेल भी नहीं करते, उसको कुछ भी नहीं करते, तो उसके प्रॉफिट क्या है? पहन के तो आनंद मिलता है ना हाँ, उसका। उसका पहन के ही आनंद मिलता है। बस वही है कि यार मेरे पास ये ज्वेलरी है, हाँ। बट बाहर वो लोग पहनते नहीं है, उसका बिजनेस होता है। बिजनेस होता है, बिल्कुल। यार आज खरीदो कल बेचो, खत्म कहानी। तो इन शॉर्ट, जब भी आपको लगे कि आपको खरीदना है, आप वो टाइम अच्छा है, आप खरीद लो। खरीद लो। डोंट वेट कि अभी आप नीचे आएगा, वैसा कुछ होने नहीं, नहीं वाला है। ऐसा और जैसे कुछ आप होता कह रहे नहीं। तो उसका ग्राफ बढ़ने ही वाला है। उसका ग्राफ बढ़ने ही वाला है। ये एक ऑन गोइंग बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। बस एक ही है, आप डिजिटल गोल्ड खरीदो। आप लेके लॉकर में रखने वाला गोल्ड मत खरीदो। कुछ थोड़ा इमोशन से बाहर आके डिजिटल खरीद के आप अगर आज 1 लाख का गोल्ड लिया, कल वो 1,05,000 पे गया डिजिटली, आप 2 मिनट के अंदर सेल करके 5,000 का प्रॉफिट ले सकते हो। बराबर। तो यही सिंपल चीज़ बाहर होती है। इसलिए आज बाहर के जो कंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, और हमारे पास दबा हुआ ज़्यादा है, उनके पास खुला हुआ ज़्यादा है। यही difference है। घर में, तिजोरी में, लॉकर में, बैंक में ज़्यादा पड़ा हुआ है। ज़्यादा पड़ा हुआ है। सो यही बेसिक डिफरेंस है। ग्रेट। अच्छा, सर आजकल ना 22, 23, 25 साल के लड़के जो अभी नया नया जॉब शुरू किए हैं, नया नया कमाना शुरू किए हैं, तो उन्होंने डे 1 से ये इन्वेस्टमेंट्स और इन सब के बारे में उनका क्या नज़रिया होना चाहिए? मतलब स्पेंडिंग तो होगा, बट सेविंग का भी एक पार्ट होना चाहिए एंड इन्वेस्टमेंट का भी क्या होना चाहिए? कैसा है ना, हमेशा जो भी आपका इनकम आता है ना, उसको हमेशा डाइवर्सिफाई करो। अच्छा। पहले जो आपका 40-50% होता है ना, वो आपके बेसिक खर्चे, जैसे आपका रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीज़ों के लिए आप दे सकते हो। बाकी का जो भी आपको बचता है, और 20-30% आपको अगर FD में ही ज़्यादा ट्रस्ट है तो वो कर सकते हो। बट मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ कि जितना भी आपका इनकम है उसका 10% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी इतना ज़्यादा ईजी हो चुका है ना मैम कि हम इन्वेस्टमेंट हम SIP चालू कर सकते हैं। और SIP वालों ने इतना इजीली, मतलब SIP मतलब म्यूचुअल फंड हम कोई भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड, जैसे निफ्टी 50 का एक म्यूचुअल फंड हो गया वगैरह, तो हम वो चालू कर सकते हैं। और इतना इजी हो चुका है कि हम उसमें 100-200 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपये भी एक्स्ट्रा पड़ा है, आप उसमें वो डाल सकते हो, उसका 101 तो होगा। बराबर। मतलब इंस्टेड ऑफ सेविंग दैट पर्टिकुलर मनी इन योर अकाउंट, अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हो तो 1-2 रुपये तो बढ़ेगा ना यार। तो यही अपनी सोच होनी चाहिए। तो जो भी अभी न्यू जनरेशन है, तो एक ही मेरे उनका सलाह है कि आप SIP से स्टार्ट करो। आप ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग एक साइंस है, वो फुल टाइम बिजनेस नहीं है। आप जॉब कर करके ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। बराबर। उसके लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है, 4-5 साल की बहुत ज़्यादा अच्छे से। कोई भी अगर आपको जॉब चाहिए किसी MNC में, तो आपके लिए एक डिग्री चाहिए होती है, और डिग्री के लिए आप पढ़ते हो। तो सेम चीज़ इस ट्रेडिंग में है।
और ट्रेडिंग में अगर आपको पैसा कमाना है, कुछ इनकम करना है, तो आपके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा कुछ साल, तब जाके आपको एक ये आएगा, आपको थोड़ा थोड़ा आप कमाना चालू कर सकोगे। जैसे आप इंजीनियरिंग करते हो, किसी एमएनसी में जाते हो, तो थोड़ी ना वो 1 लाख का पगार देता है, वो तो 15,000 का ही देता है ना। तो इधर ऐसा ही है कि 4-5 साल पढ़ने के बाद आप 5-6 हज़ार ही कमा पाओगे, वो उसको धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे उधर आपका प्रमोशन होने के बाद, हाइक मिलने के बाद बढ़ता है, सेम चीज़ यहाँ पे है। बट ये समंदर है, आप उधर ये बिजनेस है, वो जॉब है, इधर कोई लिमिट नहीं है, उधर आपको लिमिट है। सो जो भी न्यू जनरेशन है, मैं उनको यही बोलूँगा, अगर आपको ट्रेडिंग करना है, सीखो, 4-5 साल सीखो, उसके बाद वो चीज़ लो लेवल पे चालू करो, कम इन्वेस्टमेंट से चालू करो, और आप हमेशा अपने सैलरी से कुछ ना कुछ तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करो, जैसे कि SIP हो गई, या किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में डाल दो। दैट्स इट, ये आपका पैसा ग्रो ही करेगा। सर ये तो हो गई यंग जनरेशन की बात, पर जो आदमी उम्र में ज़्यादा होता है, मान लो 35 साल 40 साल के ऊपर हो जाता है, तो उसने आज तक अगर कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अब क्या क्या बचते हैं इस उम्र के बाद? सी, इंडिया में अगर मैं किसी भी 40 साल के इंसान के पास जाऊँ जो रिटायर हो चुका है, तो उसको हमने अगर बोला कि यार हम म्यूचुअल फंड में करेंगे वगैरह, आपको एक पर्टिकुलर रिटर्न आएगा 8% to 14%। हाँ, ये तो 8% to 40% तो फ्लक्चुएटेड है, मैं तो FD में ही पुट करूँगा। पहले तो हमको उनको माइंडसेट से बताना पड़ेगा कि ये चीज़ क्या है। जब तक हम उनको समझाएंगे नहीं, तब तक वो लोग FD में ही डालेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उनको वही चीज़ सेफ लगता है अभी। और एक ऐसा होता है ना सर जी, कि एक एज के बाद लोग रिस्क लेना बंद कर देते हैं। तो जैसे अभी अगर कोई मेरे को जानता है, अगर मैं किसी 50 साल के एक एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट बोल दूँ, तो वो भरोसा रखेगा। बट अगर आप जाके बोलोगे कि यार आप इसमें करो, तो वो आदमी नहीं करेगा, और वो मेरे ऊपर भी करेगा। क्यों करेगा? मतलब वो 100 बार सोच के एक बार डिसीजन लेगा, वो भी वो 40-50 लाख नहीं करेगा। और अगर उसके पास 40-50 लाख इन्वेस्ट करने हैं, तो 2 लाख ही करेगा। तो यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम अपनी ही माइंडसेट में है। क्योंकि एक एज के बाद रिस्क बढ़ता है, फिर वो हम उनको, मुझे नहीं लगता है कि हम उनको कन्विंस कर पाएंगे कि आप स्टॉक मार्केट में, आप म्यूचुअल फंड में आप जाके ये करो, इन्वेस्ट करो, क्योंकि उतना एनर्जी अपने पास भी नहीं है कि उनको जाके कन्विंस करो। पर उनको अगर कहीं इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए ऑप्शंस क्या है? बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ऑप्शंस है। मतलब आप अगर म्यूचुअल फंड्स में देखो, कि म्यूचुअल फंड्स में रिटायर्ड फंड है, जो अच्छा, रिटायर फंड है उसके ऊपर आपको एक फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं, जैसे कि 13-14% के फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं। मतलब आप उनको पैसे दो म्यूचुअल फंड में, किसी भी बैंक में जाओ, उनके ब्रोकिंग अकाउंट में अकाउंट खोलो, वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड खोलो। अभी कैसा होता है ना, एक फॉर एग्जांपल मैं अगर देना चाहता हूँ कि 50 लाख मेरे पास है, आई एम अ रिटायर पर्सन, माई एज इज 60, तो मैं गया एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड मैंने खरीदा, तो पर्टिकुलर उसके ऊपर एक ऑप्शन होता है, जैसे मैंने आपको SIP बोला, ऐसे एक ऑप्शन होता है SWP मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जो कि वह खास रिटायर्ड पर्सन के लिए ही बनाया है। मतलब मार्केट में वो आपका पैसा डालते हैं एक गारंटी के साथ, जहाँ पे आपको 14% आपके पैसे के ऊपर ग्रोथ भी होती है, और 8 और 10% मंथली, ईयरली का जो मंथली का कैलकुलेशंस होता है, वो आपके अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। अच्छा। मतलब मोटा मोटा अकाउंट में अगर बता दूँ थोड़ा फॉर एग्जांपल, तो 50 लाख आपके पास है, तो 20 to 25,000 रुपीज़ आप एक मंथली इनकम अर्न कर सकते हो, और बाद में 50 लाख का 52 लाख भी आपका बन जाता है साल भर में। तो ऐसे भी है, बस उसका अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि जो भी कॉर्पस आता है हम सीधा उठा के FD में डाल देते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि SWP आगे जाके ये रिटायरमेंट पर्सनस के लिए ही बनाई है। सर जैसे अपनी बात हुई थी कि 40 साल के बाद SWP करना है, तो मान लो अगर मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाते हैं, तो मैं उस 1 लाख को कहाँ कहाँ निवेश कर सकता हूँ, इसके बारे में ज़रा मुझे बताइए। पहली बात तो ये देखो कि अपने को ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे हम इन्फ्लेशन को कॉम्पीट कर सके। बाहर इन्फ्लेशन कितना है? 13 या 14% का इन्फ्लेशन है। मतलब 1 लाख के ऊपर मुझे 14,000 तो साल में इनकम आनी चाहिए, ऐसा अपने को इन्वेस्ट करना है। तो अभी मैं होता तो मैं क्या करता, 1 लाख रुपीज़ का मैं डाइवर्सिफिकेशन करता। मैं 1 लाख रुपीज़ एक ही चीज़ में नहीं डालता। मैं क्या करता, मैं 30% ऑटोमोबाइल सेक्टर में डालता। मैं देखता कि ट्रेंडिंग सेक्टर्स क्या क्या है, 10% में गोल्ड में डालता, डिजिटल गोल्ड।
10% में फूड सेक्टर में डालता, 10 सेक्टर में AI वाले सेक्टर में डालता, 10 सेक्टर में FMCG सेक्टर्स में डालता, तो उसमें क्या होता है, अगर कोई एक सेक्टर डाउन भी होता है तो एक सेक्टर उसमें बढ़ता है। अगर आप डाइवर्सिफाई करते हो स्टॉक्स का, किसी भी चीज़ का डाइवर्सिफिकेशन करते हो, तो मेरी गारंटी है कि आप एब्सोल्युटली 14 to 15% ऑफ रिटर्न स्टॉक्स में से निकाल सकते हो। बट कंडीशन एक ही है कि डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन बास्केट। आप उसको डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग सेक्टर्स है, अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करो। जैसे कि मैंने बताया FMCG वाला, AI वाला, ऑटोमोबाइल वाला, उसके जो क्वालिटी स्टॉक्स है, जो भी स्टॉक्स टॉप के ऊपर चलते हैं, वो तो गूगल पे आप डालोगे तो पता ही चलता है। उसके ऊपर ब्लाइंडली भी आप अगर आप डाल दोगे ना, बिना किसी सीखे और कुछ भी चीज़ करे, तो फिर भी आप 13 या 14% का रिटर्न आप निकाल सकते हो। ऐसा मेरा कहना है। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी आप बोलोगे कि यार वॉर हो गया, पूरा इक्विटी डाउन हो गया, बट भले ही पूरा इक्विटी डाउन हो गया, मेरा FMCG भी डाउन हो गया, मेरा ऑटोमोबाइल भी डाउन हो गया, बट मैंने गोल्ड में भी तो डाला है, वो तो बड़ा ना, वो एक ने ही 3 के पैसे मेरे बना दिए ना। तो यही चीज़ है, तो यही अपने को दिमाग लगाना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपके पास कितने भी पैसे हो, उसका डाइवर्सिफाई करो, तभी आपके जाके आप इन्फ्लेशन को कॉम्पीट कर सकते तो 4 में से 2 तो बढ़ेंगे, अगर 2 गिर गए तो। एग्जैक्टली। सो जो रिटायरमेंट लेते हैं लोग, रिटायरमेंट के पहले, जैसे अभी अप्रोक्सीमेटली 50-58 के ईयर्स में लोग रिटायर होते हैं जॉब से, तो व्हेन दे आर लाइक 35-40, उन्होंने क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए बिफोर दे रिटायर एंड फॉर देयर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ? जैसे मैंने अभी बताया कि मिस्टेक्स कॉमनली क्या है कि हम सीधा उठा के FDZ करते हैं। तो आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के SIP लो। अब स्टॉक मार्केट को आप छोड़ दो, म्यूचुअल फंड भी एक बहुत अच्छा, एक सेफर साइड इनकम जनरेट करता है इंडिया में। जैसे अगर आप बाहर देश में जाओ, तो बाहर देश में FD वगैरह ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बाहर देश में लोग कैपिटल मार्केट, ये जो हम ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको उधर कैपिटल मार्केट बोला जाता है। तो लोग उधर कैपिटल मार्केट में ही ट्रेड करते हैं और उधर ही उनका पैसा बन जाता है। जितना भी वो लोग कमाते हैं, वो लोग सीधा उठा के मार्केट में डाल देते हैं और उसके ऊपर वो ग्रो करते हैं और इन्फ्लेशन को कॉम्पीट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने पूछा मुझे कि 30 या 35 एज में जो भी कॉमन मिस्टेक्स है, तो आप, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आउटडेटेड जो अभी मेथड्स है उसके ऊपर मत जाओ। आप SIP चालू करो, हर महीना अपनी इनकम से कुछ ना कुछ तो अमाउंट अलग अलग SIPs में डालो। अगर आप भी से डालते हो, सपोज फॉर एग्जांपल 5,000 भी डालते हो, तो एक 60 साल की जब तक आप रिटायरमेंट का आपका एज हो जाता है, तब तक वो अमाउंट बड़ा भी हो जाता है, क्योंकि उसमें ऊपर 10 या 11% का आपको इंटरेस्ट भी मिलते रहता है। प्लस जो भी अमाउंट आपको मिलता है उसके ऊपर आप 60 साल के बाद SWP भी तो चालू कर सकते हो। मतलब 8 या 9% से अपने पास लो, 3-4% बढ़ने दो, बेटर ऑप्शन देन FD हो गया। यही सिंपल चीज़ है कि आप SIP स्टार्ट करो, SIP में अलग अलग अमाउंट्स आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। 50 साल में उसका बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, 10 साल में ही उसका बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं होता है। अभी वॉर सिचुएशन आई है, बट मार्केट ने 400-400% भी रिटर्न दिया है। दिस इज द मार्केट। तो उसके ऊपर आप जब 50 साल में SIP चालू कर सकते हो। अगर 5,000 भी कोई कर रहा है ना महीना, और 50 साल तक भी करता है ना SIP, तो वो मोर देन 3 या 4 करोड़ का उसका वैल्यूएशन जाता है, और उसके ऊपर आप फिर रिटायरमेंट के लिए अपने अकाउंट में भी ले सकते हो। सिंपल चीज़ है। तो यही मुझे लगता है कि ये मिस्टेक्स लोगों ने अवॉइड करके, नॉर्मल जो चीज़ें अवॉइड करके नए चीज़ों पे अगर जाओगे तो आपको कभी पैसों की कमी नहीं होगी। सर, अभी ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। एक आम आदमी को लगता है कि अपना खुद का एक घर होना चाहिए। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो आता है वो बोलता है कि खुद का घर लेके उसमें पैसा क्यों डालना, इससे अच्छा तो रेंट पे रहो, और जो पैसे तुम्हारे पास है जो तुम घर में डालने वाले थे घर लेने के लिए, उसे इन्वेस्ट करो। ये कुछ इक्वेशन मुझे समझ में नहीं है, तो आप ज़रा समझाइए हमें। ऐसे बहुत सारे लोग नहीं, सब बड़े बड़े लोग यही करते हैं। आप जितने भी, अगर आप मोस्टली अगर मुंबई में अगर जाओगे, तो बड़े बड़े जो एक्टर्स लोग हैं वो रेंट पे रहते हैं। कुछ नाम सुनकर, कुछ नाम आकर, बहुत बड़े बड़े नाम छोड़कर, बंगलो छोड़कर, कुछ जो भी लोग हैं, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो क्या करते हैं, वो रेंट में रहते हैं। क्योंकि क्या उसमें वो लोगों की आइडिया क्या है वो मैं बताता हूँ। कि अगर आपके पास 1 करोड़ है,
आप पूरा जाके 1 करोड़ का घर खरीदते हो, उसके ऊपर आप रहते हो, वो आपका असेट नहीं है। असेट क्या होता है? जो आपको एक रिटर्न देता है, वो उसको असेट बोलते हैं। अदरवाइज ये क्या हुआ? आपकी लाइबिलिटी हो गई। बट अभी वो 1 करोड़ को क्या करते हैं, उसका तो गया। बट यही लोग क्या करते हैं, 15-40 हज़ार, चलो आपने लग्जरी, आपके पास 1 करोड़ है, आपने एक बहुत ज़्यादा लग्जरी 4 BHK फ्लैट रेंट पे लिया, आप 40 हज़ार ये करते हो, और 1 करोड़ आप SIP पे डालते हो या मार्केट में डालते हो, तो उसका रिटर्न आपके पास 70 हज़ार आ रहा है। आप 45 ये कर रहे हो, आप मनी अर्न कर रहे हो। आप समझ रहे हो? मतलब ऐसा होता है कि वो लोग मार्केट में पैसा डालते हैं, उससे उसके ऊपर रिटर्न ज़्यादा लेते हैं, और उस देर अपना रेंटल इनकम भर देते हैं। मतलब अच्छे से घर में रहो, रेंटल इनकम का पैसा दो, और पैसे भी अर्न करो, और जो भी अपने पास पैसे है उसको ग्रो करो। ये सिंपल स्ट्रेटजी उनकी होती है। बट मेरा भी ऐसा माइंडसेट पहले था, बट मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोला कि 3 बेसिक नीड है, फूड, शेल्टर, क्लॉथ। जब आप बुढ़े हो जाते हो, तेरे सर के ऊपर एक छत तो चाहिए। तब जाके मैंने भी रियल इस्टेट्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। नहीं तो मेरा भी पहले यही माइंडसेट था, फिर तब जाके मैंने रियल इस्टेट्स में ये चालू कर दिया। और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं कि रेंट पे रहो, ये रहो, ये रहो। वो क्यों रहते पता है? उनके बहुत बड़े पहले से ही प्रॉपर्टी होती है, उन्होंने अपने को सिक्योर किया है, तब जाके रेंट पे रहते जहाँ भी जाते। तो ये सब चीज़ के ऊपर आप ये मत करो। पहले तो अपना अपना बेसिक फूड, शेल्टर, क्लॉथ, ये बेसिक 3 चीज़ें है। ये चीज़ें मेरी है, मेरा हक का घर है। ये 3 चीज़ें पहले करो, फिर जाके आप 10 जगह पे जाओ, 10 जगह पे रेंटल प्रॉपर्टी लो, नो प्रॉब्लम। बट पहले एक खुद का घर होना चाहिए, इतना तो मेरा बेसिक कहना है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति को अपने लाइफ में फाइनेंशियली सिक्योर होना है, तो कोई खास ऐसी 3 इम्पोर्टेंट टिप्स है जो आप उनको बताना चाहेंगे? ठीक है, तो पहली इम्पोर्टेंट टिप है, अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में अगर आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना है, जो भी आपका इनकम आता है, उसको पहली टिप है, डाइवर्सिफाई करो। हमेशा सेविंग अकाउंट में आपके मत रखो कि भाई पूरा इनकम आ गया, खर्चा बिर्चा होके सेविंग, उसको डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो सकता है? आप इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? LIC है, आपके पास पोस्ट है, उधर भी डालो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब चीज़ें मार्केट में डालो। SIP चालू करो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दो। ये चीज़ें, कुछ जो चीज़ें हैं ना, वही आपको है ना मार्केट में सिक्योर कर देती है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको घर बैठे पैसा दे। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आप डालते हो, आप एक SIP कर रहे हो, हर महीना एक SIP कर रहे हो, वो फंड मैनेजर का टेंशन है आपके पैसे के ऊपर ये करना। और म्यूचुअल फंड का सक्सेस रेट ये 100% है। मैंने अभी तक नहीं सुना है कि कोई ने किसी म्यूचुअल फंड में डाला और उसका पैसा डूब गया, अनटिल एंड अनलेस वो उसने गलत म्यूचुअल फंड पे डाला हो। जो भी क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स है, उन्होंने रिटर्न दिए ही है। और दूसरी जो मैं टिप बताना चाहूँगा, वो है कि आप पेशेंस रखो, कि मार्केट में पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट पेशेंस ये चीज़ होती नहीं है। मतलब पैदा होते ही हम यंग नहीं होते। मतलब आप 10,000 डालते हो, उसका 20,000 बनने में टाइम लगता है, अनटिल एंड अनलेस आप अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट कर सको। तो ये पेशेंस नाम की एक चीज़ बहुत ज़्यादा ये है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, जो कि अभी मार्केट में ओवरऑल चलती है, कि लोग फेक टिप्स देते हैं। फेक टेलीग्राम्स के चैनल है, फेक आपको न्यूज़ आती है, और जब आप रील स्क्रॉल करते हो कि यार मैंने इधर पैसे डाले, वो डाले। फेक बेटिंग ऐप के भी है, उधर मत ये करो। खुद की पढ़ाई करो, खुद एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को चुनो, खुद एक अच्छा सा कंटेंट देखो, और तब जाके आप एक ये चीज़ में जाओ। ब्लाइंड फोल्ड कुछ भी मत करो। यही मेरे कहने का मतलब है, और यही मेरी तीसरी और आखिरी टिप है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आज काफ़ी सारा ज्ञान दिया है कि फाइनेंशियल सिक्योर अगर हमें होना है, चाहे कोई यंग हो, चाहे कोई ओल्ड एज का हो, तो उसे कौन सी बातों का, कौन सी जगह पे ध्यान देना चाहिए कि उसके पैसे उसके पास बने रहे, सिर्फ बने न रहे, उसके पैसे ग्रो हो और फाइनेंशियली सिक्योर हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर, जहां मिस्टर जोशी ने बहुत सारी टिप्स हमें दी है। मुझे उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा, और आप फ्यूचर में पक्का ध्यान रखेंगे कि आपका पैसा जो इतनी मेहनत से आपने कमाया है, उसे कहाँ निवेश करना है। तो ऐसे ही नॉलेज भरे पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए।